नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भारत और पाकिस्तान को लेकर लगातार वैसे तो हर साल बातचीत होती आई है और पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान को लेकर चर्चाएं भी लगातार रहती हैं, लेकिन आखिरकार पहलगाम के हमले के बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के सवाल खड़े हुए। ना केवल सवाल खड़े हुए बल्कि सरहदों पर एक बार फिर से तनाव की स्थितियां देखने को मिली और इसके बाद भारत की तरफ से ना केवल पाकिस्तान को ये चेतावनी दी गई कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। भारत की सरकार की तरफ से खुले शब्दों में इस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया गया। एक तरह से कहें तो उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से आतंकवाद के गढ़ माने जाते रहे, उन्हें नेस्तनाबूद किया गया और पूरी दुनिया में एक संदेश दिया गया कि बहुत हो गया, भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी दुनिया चाहे हमारे साथ हो या नहीं हो, भारत ये प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर के कि उन हिस्सों की जहाँ से आतंकवाद पैदा होता है उनकी तबाही हम करेंगे। हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करेगा, हम पहले अटैक नहीं करते हैं, हमारी एक विदेश नीति का हिस्सा भी रहा है, लेकिन अगर हमारी तरफ किसी ने आंख उठा करके देखी तो हम उसका जवाब मुंहतोड़ तरीके से देंगे। इसी लेकर खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी बार बार पाकिस्तान को चेताया गया और ये बात पूरी दुनिया में एक मैसेज के तौर पर बताई गई। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बात करने के लिए या वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को लेकर बात करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बात करने के लिए और आतंकवाद आखिर कैसे पैदा होता है, क्यों आईएसआई इस तरीके से पूरी दुनिया में बदनाम है, खासतौर पर भारत में कैसे जासूसी का एक पूरा नेटवर्क चलाया जाता है, पूरी दुनिया में इस नेटवर्क के सहारे दहशत फैलाई जाती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार ओझा साहब, जियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और जैसा बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि इस बात का जिक्र भारत पाकिस्तान का हम कर रहे थे, सबसे पहले हम इसी पर आते हैं कि ये आतंकवाद क्यों फैलाया जाता है, इसके पीछे का क्या मकसद आप मानते हैं, क्योंकि आपने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। एक आम आदमी के ज़हन में सवाल आता है, क्यों आतंकवादी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, कहीं भी जाकर के निर्दोषों की हत्या कर देते हैं। पहलगाम का हुआ, उससे पहले बहुत सारे भारत के अंदर मुंबई का अटैक हुआ। क्या सोचते हैं? बहुत आपने एक कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा है। मैं शुरुआत इसे भारत पाकिस्तान से करूंगा। देखिए, दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि भारत एक मजबूत देश बन के आए। उनका मकसद ये है कि भारत को किस तरीके से उलझा के रखा जाए। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान का ईजाद किया गया, पाकिस्तान को एक कैंसर के रूप में ईजाद किया गया जब ये कॉलोनियल पावर्स जाने लगी। और उसके बाद जो दूसरे ग्लोबल प्लेयर रहे हैं, जैसे अमेरिका को देखिए, पूरी शताब्दी में अमेरिका ने दुर्भाग्य से पाकिस्तान को एक अपना लैकी कह के समझ के, जो भी कह के, इस रीजन में प्रमोट किया और उनका मकसद था किसी तरीके से भारत को चेक करना। दूसरा जो है, चीन अब आ गया है कि नहीं, भारत को ग्रो नहीं करने देना है, तो वो कर रहे हैं। जो आतंकवाद की बात करें, देखिए, मैं तो इसका प्रैक्टिशनर रहा है, एंटी टेररिज्म का कहें या जो भी कहें, पढ़ाता रहा और अभी भी पढ़ाता हूँ। मेरा हमेशा से पुराने इसमें भी है कि आतंकवाद कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। आतंकवाद एक कॉम्प्लेक्स वार का हिस्सा है और उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो आप देखिए कि लोग कहते हैं कि क्यों इस्लामिक टेररिस्ट ही होते हैं। तो देखिए, वेस्ट एशिया की जो कुछ रूट्स हैं, हालांकि यूरोप में भी ऐसा होता रहा कि जूलियस सीजर के वॉर में सिविलियंस की हत्या कर देना, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करना, लोगों को गुलाम बनाना, लेकिन समहाउ इस्लाम के कुछ प्रैक्टिसेस के जरिए ये चीज़ें बनी रही हैं और उसमें हमारे ही लोग जो है, पाकिस्तान जिसे आप कहें हमारे ही कन्वर्ट है, वो जाके उसके लिए वो उपयुक्त हुए। सारे पाकिस्तानी नहीं उपयुक्त हुए, तो उन्होंने वहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बनाया और ये बड़ा रूथलेस, ब्रूटल किस्म का वॉर है जहाँ पे लोगों की थॉट प्रोसेस रिग कर दी गई है कि आप लोगों की हत्याएं करेंगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तब आपको जन्नत मिलेगी। तो लोग ब्रेन वॉश्ड हैं। लेकिन बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। आपने पूछा क्यों होता है। देखिए, बड़ी पावर्स का तो ये एक जियोपॉलिटिकल एजेंडा है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एलीट है उसको तो वहाँ रहना नहीं चाहिए। किसी तरीके से वो अपनी जनता को बरगला रही है और उसने एक वर्ल्ड वाइड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर लिया है। और ये भी मैं कहूँगा कि इसके जनता के साथ साथ जो है, एक और जो बड़ा घिनौना और बहुत ही घृणित आप कहें पूरी मानवता के लिए जो ख़राब है, वो है ऑर्गेनाइज क्राइम का एम्पायर। कि वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं, आप नॉन मुस्लिम्स को ड्रग बेचते हैं तो ये बहुत बड़े सबाब का काम है, ये हलाल का काम है, किसी की हत्या करते हैं वो तो जायज़ है ही है सारी। तो लोग ब्रेन वॉश्ड हैं, उनके पास फंड की एक्सेस है, वो ड्रग से लेके, नकली नोट से लेके, हर एक्सटॉर्शन से लेके ये कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात जो आज हमारे देश में चर्चा नहीं होती है, जो दुनिया भर में जो इसके पुराने प्रैक्टिशनर रहे हैं कई एक और देशों के, वो खुलेआम उसकी चर्चा करते हैं कि कई दफ़े देखें कि जैसे बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई या कहीं पे कुछ और तोड़ दिया गया, उसका एक मटेरियलिस्टिक डायमेंशन है कि वो कहते हैं कि चलो ये करने वाले लोग या ड्रग बेचने वाले लोग या नकली नोट बेचने वाले लोग हैं, तो वो क्रिमिनल्स और क्राइम के बिजनेस करने वाले लोग और ये टेररिस्ट दोनों मिले हुए हैं, तो इन सभी को अपनी अपनी दुकान चलानी है। आप ये कह रहे हैं कि संगठित अपराध से आतंकवाद जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। मैं बेसिकली ये इस सवाल पर इसलिए आया था ओझा साहब क्योंकि आप साइकोलॉजिकल तरीके से बहुत अच्छे से आपने इन चीज़ों को समझा। मैं चाहता था कि आम आदमी ये समझे कि आतंकवाद की साइकोलॉजी क्या है। जब पूरी दुनिया खुशी खुशी रह सकती है, फिर ये क्यों आ गया बीच में? मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को जानते हैं जी, ये अच्छी बात है। तो हमारे समाज में देखा जाए कि भारत ने कई हजार वर्षों तक किसी पे आक्रमण नहीं किया, तो ये हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप भारतीय हैं, लेकिन जो दूसरे देश के लोग हैं वो समझते हैं कि बिल्कुल नहीं, दूसरे को तो हमें जीने नहीं देना है। उनकी जैसे वो इवॉल्व हुए हैं, एक समय मनुष्य जो है कैनिबल हुआ करता था, जो दूसरे का मांस खा लिया करता था दूसरे मनुष्य का, तो वहाँ से कुछ जगह लोग इवॉल्व तो हुए हैं, लेकिन उनमें बिल्कुल नहीं है। वो समझते हैं कि दूसरे की अगर कोई खूबसूरत महिला है तो उसको कब्जा कर लेना है, दूसरे का घर है उसके घर को तोड़ देना है, तो वो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉश्ड हैं। उनके थॉट प्रोसेस में बड़े जानवरों की हत्या कर लेना, जानवर की आपने हत्या की तो आप बड़ा हलाल का काम कर रहे हैं। देखिए जो इब्राहिम का कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो प्री इस्लामिक है, उन्होंने कुर्बानी किसकी देने जा रहे थे? अपने बच्चे की देने जा रहे थे। तो जिस तरीके से ये पावर गेम में कहें, जैसे कहें सारी चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, तो वो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड हैं ये काम करने के लिए। क्रिमिनल्स हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स की चीज़ें जो है एक साथ कन्वर्ज कर रही हैं, मैं यही समझता हूँ। और इसमें जो बड़ी पावर्स हैं वो चाहती हैं कि नहीं, हमें हिंदुस्तान को उनके घर में ही बंद करके रखे रहना है, इसमें बॉक डाउन करके रखे रहना है। उनका एजेंडा ये है। पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा क्या है कि भाई पाकिस्तान के टेरिटरी को कब्जा करके रखना है या रखे रहना है, उस देश को बचा के रखे रहना है, और बड़ी पावर्स को ये संदेशा देना है कि वो बड़े रेलेवेंट हैं। देखिए पाकिस्तान गरीब देश है, लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है बहुत अमीर हैं, बहुत दुनिया भर में उनकी चीज़ें फैली हुई हैं, इन्वेस्टमेंट फैले हुए हैं, और कहीं पर भी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं हुई है कि आतंकवाद के तमाम इंग्रेडिएंट्स को वो तोड़ सके। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, इसके बारे में जनता में जानकारी नहीं है। और एक आखिरी में मैं ये कहूँगा कि देखिए जो समाज को मैनेज करने का तरीका है, जो समाज की साइकोलॉजी होती है वो अलग होती है। अगर आप मैं स्टेट क्राफ्ट की बात करता हूँ, स्टेट को चलाने की जो साइकोलॉजी या जो विद्या या जो ज्ञान होना चाहिए वो काफ़ी अलग होता है। और हमारे पास जो है स्टेट क्राफ्ट की जो हमारी विजडम है, जो हम कौटिल्य का जिक्र करते हैं या उसके बाद का या उसके पहले का जिक्र करते हैं, वो विजडम हमारी डिस्टॉर्ट हो गई। इस विजडम में आप क्या करते हैं, आप अपने गवर्नेंस को भी और अपने मिलिट्री को भी इस तरीके से कन्वर्ज करते हैं कि आपका दुश्मन आए उससे पहले ही उसको ख़त्म कर देना। तो उसके लिए रूथलेसनेस की ज़रूरत होती है। शायद हमारे में वो रूथलेसनेस नहीं है, हमारे में वो सोच नहीं है। हम समझते हैं कि हम अपने घर में शांति से बैठे रहें। आप कभी अपने घर में शांति से स्टेट में बैठ ही नहीं सकते हैं। वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सोच है। जहां आपको देखना है कि दुनिया के किसी हिस्से में भी कोई हमें अगर ख़तरा पैदा करता है, अगर उसमें सोच है वो कल पैदा कर सकता है, उसको पहले ही आज ही हम उसको ख़त्म कर दें। और हर बार युद्ध से नहीं, दिमाग से कई एक तरीके होते हैं जिसका मैं जिक्र स्वाभाविक रूप से नहीं करना चाहूँगा। जी, आतंकवाद का नाम आता है और आईएसआई का आता है। अब सवाल ये होता है कि आईएसआई अपना नेटवर्क किस तरीके से चलाती है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी दूतावास से भी कैसे ये सब कुछ कंट्रोल होता है, सहयोग मिलता है, उसमें वो कैसे शरीक होते हैं। ख़ास तौर पर भारत की अगर हम बात करें, भारत में किस तरीके से वो अपने जासूस बनाते हैं, पैदा करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, क्या हम भी वैसे ही करते हैं? देखिए हम क्या करते हैं इस बात पर तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हम वाकई वैसा नहीं करते हैं, ये बात तो साफ़ है, क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं है। आप देखिए कि पाकिस्तान कैसे करता है। एक तो वो अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करता है, और वेस्ट एशिया में बहुत सारे ग्रुप में आप देखें, सीरिया में हो, इराक़ में हो, या कई जगह हो, जो अलकायदा का जो नेटवर्क है, या अफ्रीका में वो अब चले गए हैं। तो ये ग्लोबल इकोसिस्टम बना हुआ है। पाकिस्तान की सबसे अच्छी पकड़ है। कहा जाता है कि आप देखें कि 70s के दशक में या 60s में भी आप देखें कि ईरान कॉन्ट्रा डील हुआ, जो CIA के ऊपर आरोप लगते रहे कि कैसे वो ड्रग का बिज़नेस करते हैं, अपने देश में वो कोकेन बेचा करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते हैं।
तो जो भी सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं, उन सभी का मानना है ये लोअर एंड के काम जो है उन्होंने पिछले शताब्दी में ही पाकिस्तानियों को दे दिए, और उनकी एक नेचुरल इंक्लिनेशन थी पाकिस्तानी मिलिट्री की। तो दुनिया भर में सारे ऑर्गेनाइज क्राइम को वो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका इंटरफेस है। और ये तमाम चीज़ें जो है वेस्ट के भी लोग, जब तक ये चीज़ें उनको डायरेक्टली हिट नहीं करती हैं तो उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब वो क्या, आपने कहा कि कैसे नेटवर्क बनाते हैं, तो हमेशा से देखें कि कई एक सेकुलर पावर जब आती रही इस्लामिक वर्ल्ड में भी, तो उनको कैसे ख़त्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं दुनिया के जो डीप स्टेट है उनका एक अलग एजेंडा है, वो बातें कभी आती नहीं रही हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरे ख्याल से कुछ अगर स्पिरिटेड लोग हैं वो इन बातों को लाएंगे तो इसका सोल्यूशन भी हमें मिलेगा। और पाकिस्तान का नेटवर्क इस वजह से चलता है, कुछ लोगों को तो वो इस्लाम के नाम पे बरगलाते हैं, कुछ अपराधियों को वो प्रश्रय देते हैं, तो ये एक इनटैंजिबल उनका नेटवर्क है। और हमारे देश में नेटवर्क उनका बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे देश में देखिए ड्रग ट्रैफिकिंग तो होती है, पंजाब का हमारे देश में उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। यह बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और इस नेटवर्क में आप देखिए पंजाब जो हमारा सबसे मजबूत स्टेट था, उस स्टेट में कैसे वहाँ ड्रग का ऐसा आया, तो उसमें देखिए पुलिस के एक बहुत बड़ा तबका जो ये है कि वो लड़ाई कर रहा है अपने पंजाब को बचाने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि बिना पॉलिटिक्स में, बिना पुलिस में, बिना जुडिशरी में, बिना मीडिया में बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ हुए, पाकिस्तान हमारे पंजाब को बर्बाद कर ही नहीं सकता था। अब हम इसमें जो है इमोशनल होने की बजाय इसमें दिमाग लगा के अपने स्टेट को बचाएं। मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तान को बहुत पहले ख़त्म कर चुके होते, पाकिस्तान को ऐसा मौका ही नहीं मिलता, लेकिन एवरेज हिंदुस्तानियों का दिमाग ग्रिक कर दिया गया है। तो हमें जो ओझा साहब आप बता रहे हैं कि हमें सीधा कई हमलों से दिखाई देता है कि ये आईएसआई का नेटवर्क या जासूसी करके वो दहशत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इसके तरीके अलग अलग हैं। आप कह रहे हैं कि वो एक तरह से ड्रग्स को हमारे यहाँ पर सप्लाई करके भी कमज़ोर कर रहे हैं, नकली नोट के ज़रिए भी कर रहे हैं, या जिस तरीके से बाकी संगठित अपराधों को वो अंजाम देते हैं। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान जो है एक डायरेक्ट सिंबल है जी, वो अकेले नहीं है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट कन्वर्ज करता है जी। तो सारे अपराध मिलकर टेररिज्म को नहीं लीड करते, हम सिर्फ टेररिज्म को ही कंटेन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे होता नहीं है कि मैं कहता हूँ, मेरा एक पुराना और पेपर है जो मेरे ब्लॉग पे भी है, मैं कहता हूँ कि 3 चीज़ें, टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड सबवर्जन, उस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में मैं नहीं बात कर रहा था, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। आप देखिए जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है या करप्शन है, फंड आप जनरेट करते हैं, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो बात करते होंगे, ये भी एक बिज़नेस जनरेट करता है, इसके भी एक नेटवर्क चलते रहता है। तो जब आप टेररिज्म की बात करते हैं तो सिर्फ आप चाहते हैं कि आतंकवादी आ रहा हो, आने से पहले हमें पता चले और पता चलने के बाद हम उसको पकड़ लें या उसको अटैक करें, ये नहीं होगा। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की या किसी भी उसकी विल एंड कैपेसिटी दोनों तोड़ना पड़ेगा। आसान नहीं है लेकिन असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि सारा जो है अटैक है ये क्या है, हमें एक सिविलाइजेशन के रूप में, एक स्टेट के रूप में धीरे धीरे ब्लीड कर देना। आप देखें कि हमारा एक ओपन और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन चाइना हमसे इकोनॉमिकली 5 गुना अधिक है। ये हो नहीं सकता है। अगर हमारे सिस्टम थोड़े ठीक रहते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, और जो स्टेट क्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट क्राफ्ट होता है हेमंत जी, उस पर हम ध्यान देते, उस साइंस को ईजाद करने की कोशिश करते, तो शायद हमारी इकॉनमी भी 20-25 ट्रिलियन के आसपास होती और हमारी सोसाइटी स्टेबल होती। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि टेररिज्म एक सिम्टम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, और एक फॉर्म है जो मल्टीपल फॉर्म में से एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं इर्रेगुलर वॉरफेयर। तो इसका जो है टेररिज्म में लोग तो बहुत कम मरते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत अधिक होता है, टोटल लॉसेस बहुत अधिक होते हैं, और इसी वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा गहराई में जाके समझने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं टीआरपी आपके प्रोग्राम की कैसी आए, लेकिन जो मैं बातें कह रहा हूँ मेरे ख्याल से वो थोड़ी यूनिक होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब देश से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें जो लोगों को भी जाननी चाहिए, बिल्कुल, या फिर जो विश्व में क्या हो रहा है, कई लोग उससे अनजान हैं, अनभिज्ञ। जैसे आपने कहा कि आईएसआई का नेटवर्क जो है भारत में काफ़ी लोग मिले हुए होते हैं, या कई ऐसे लोग हैं जो करप्ट हैं, वो उनको आसानी से टारगेट बना लेते हैं। कैसे लोग उनके संपर्क में आ जाते हैं? हनी ट्रैप के ज़रिए हम अभी कई चीज़ें देख रहे हैं, हनी ट्रैप के ज़रिए भी वो करते हैं, किसी को फंसा लेते हैं। कई लोग कैसे उसके संपर्क में आते हैं, कैसे जाल में फंसते हैं? देखिए, ये भी मैं कहता हूँ कि ये एक सिम्टम है। असली समस्या क्या है कि लोग साइकोलॉजिकली कमज़ोर हैं।
जी। एक तो ये देखिए कि एक एवरेज हिंदुस्तानी जब जन्म लेता है, जन्म लेने से मृत्यु तक देखें कि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे होते हैं कई जगह, उसको सभी के पास फाइनेंशियल एस्पिरेशन है, एम्बिशन है, तो एक लार्जर इकोसिस्टम अगर करप्शन का है, लार्जर इकोसिस्टम क्राइम का है, तो उसमें जो भी साइकोलॉजिकली कमज़ोर होगा वो उसके ट्रैप में आएगा। और ये तो छोटे मोटे लोगों के बारे में बात होती है, ये असेस किया जाता है, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ, ये असेस किया जाता है कि तमाम दुनिया में, भारत में ही नहीं, यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्री में भी इस्लामिक ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए जो फ़ंड आते हैं, उस फंड के जरिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस को फ़ंड किया जाता है। आजकल तो बहुत सारे सिनेमा भी बन गए हैं, क्योंकि सारे जगह स्पिरिटेड लोग हैं जो बताते हैं कि कैसे, आप देखिए कुछ ईयर में कहते हैं कि अमेरिका तक के सिक्योरिटी के सिस्टम में, उनके पुलिस में, या फ्रांस में, कई जगह ब्रिटेन में उनके पुलिस के लोग, उनके कुछ हद तक पॉलिटिशियंस भी, यहाँ तक कि जुडिशरी को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। पूरे अफ्रीका में ये उम्मीद की जा रही है कि ऑर्गेनाइज क्राइम ने जुडिशरी को टारगेट कर लिया है। पूरे साउथ अमेरिका में आप कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिक्स क्लीन नहीं है, सारे पॉलिटिशियन को जो है कहीं ना कहीं से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कुछ पावर्स ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे रह के सिस्टम को कंट्रोल करना चाहती हैं, और जो लेजिटिमेट कॉर्पोरेट सेक्टर है, लेजिटिमेट सोसाइटी के लोग हैं, उनके बीच में ये एक लड़ाई चल रही है। और मैं समझता हूँ कि टेररिज्म उनमें से एक फॉर्म है कि आपके सिस्टम पे इतना प्रेशर लाना। आप देखिए, टेररिस्ट एक छोटा सा काम करता है, लो कॉस्ट वॉर करता है, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, बहुत अधिक करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक चैलेंज है, और ये हमारे दिमाग का, हमारे करेज का, हमारे कैरेक्टर का, हमारे ब्रिलियंस का भी एक इम्तहान है कि कैसे हम इसे कम कॉस्ट पे इस चैलेंज को कंटेन कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जुनून, नशा, पैशन जिस काम की ज़रूरत होती है, वो है स्टेट क्राफ्ट की ज़रूरत होती है। कि कुछ लोग समाज को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ लोग बचाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई चल रही है एक ब्रॉड लेवल पे। हाँ, टैक्टिक्स में आप जैसे कहें कि इन चीज़ों को हम ध्यान दे रहे हैं। जी, पहलगाम के हमले पर आए, आतंकवादियों के स्टाइल को लेकर के कुछ बातें हो रही है, चेंज को लेकर के, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ खुफिया एजेंसियों को लेकर के। दुनिया में सबसे बेहतर खुफिया एजेंसी किसके मानी जाती है, और वो क्यों, इनकी वजह क्या है, और हमारी खुफिया एजेंसी वो कैसे बेहतर है? देखिए, मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता है, और इस सवाल पे मैं कोई कहना नहीं क्योंकि चाहूँगा। हमने कई बार सुना, जैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी, वो एक बार एक वाकया हुआ था कि उनके कंट्री का एक नागरिक मारा गया था, उसने कहा कि मैं आपके अंदर घुस करके मारूंगा। एक वक्त, एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसने अलग अलग जगहों पर वार किया। बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूँ कि कोई भी खुफिया एजेंसी किसी भी देश में, कोई भी एजेंसी अपने सोसाइटल इकोसिस्टम से बहुत अधिक अलग नहीं हो सकती, और लीडर्स का भी असर पड़ता है इसमें कि कौन आपका लीडर है, कितना कमिटेड है, उसका भी असर पड़ता है। इजराइल का जहाँ तक सवाल है कि वो देखें कि इजराइल जब बनता है तो दो उनके इंसर्जेंट ग्रुप्स ही रहते हैं, वहाँ से ही करके इजराइल, इरगुन और हगाना करके ये दो ग्रुप्स रहते हैं, वहाँ से बनता है। तो शुरू से ही टैक्टिक्स की ट्रेनिंग उनकी मोसाद बनने से पहले से ही उनके लोगों को पता था। तो जो टैक्टिक्स है, जो करेज है, जो डेयरिंग ये है, वो अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो वो इस एरिया में काफ़ी डेवलप किए। कोई भी एजेंसी, कोई भी इंस्टीट्यूशन अचानक जो है 360 डिग्री के समरसॉल्ट करके एक नया नहीं बन सकता है, वो धीरे धीरे करके बनता है। जरूर जंप होता है तो बहुत तेज़ी से वो बढ़ता है। तो इजराइल की वो बात रही, लेकिन इजराइल के जो पिछले एक चीफ रहे, फॉर्मर चीफ येसी कोहेन, उन्होंने रियलाइज़ किया क्या कि देखिए, हम एक बहुत होस्टाइल इकोसिस्टम में रह रहे हैं, रोज़ 500 अटैक फेस कर रहे हैं, तो हम कमज़ोर बन जाएंगे। हमें जो है किसी न किसी तरीके से वहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा हॉस्टिलिटी ख़त्म करें। तो हम एक बहुत बड़े इसके कगार पे थे कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल को रिकग्नाइज़ करे, 4 देशों ने तो रिकग्नाइज़ किया ही था। लेकिन ये असेस किया जाता है कि जो बड़ी पावर्स थी, अब कौन थी कह नहीं सकते हैं, असेसमेंट है। हम लोग तो देखिए, कानून जो है आपको एविडेंस लेता है, हम तो असेस करते हैं कि किसके दिमाग में क्या है और कैसे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये असेस किया जाता है कि जब वो कर रहे थे तो अचानक क्या हुआ कि ये गाज़ा वाला अटैक हुआ, हमास वाला अटैक हुआ। और हमास वाला अटैक सिर्फ टेररिज्म नहीं था, किसी न किसी के जरिए ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी इसमें इन्वॉल्व थी। उसी तरीके से पहलगाम में देखें कि मारा गया इनोसेंट्स को, लेकिन वो हमारे ऊपर एक इंसल्ट था कि आपको जो है, हम आपके सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके सिटीजन्स को सरकार नहीं प्रोटेक्ट कर सकती है, या हिंदू और मुस्लिम के बीच में हम डिवाइड करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। तो टेररिज्म का जो आप ये कह रहे हैं कि
टैक्टिक्स क्या है किसी एजेंसी की, ये इसलिए स्ट्रेटजी कहा क्या है। क्योंकि एक्चुअली जब पहलगाम का अटैक हुआ तो ये बात आई कि ये पहली बार हुआ जब आतंकवादियों ने धर्म पूछा और उसके बाद गोली मारी। देखिए, वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। होता क्या है कि ये गेम चल रहा है, आतंकवादी आपको अटैक कर रहे हैं, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे मुंबई का अटैक हुआ तो वो भी कहा गया कि कई जगह जब भारत के तरफ से असेसमेंट की जाती है कि जब उन्होंने उनको रोकना शुरू कर दिया, कई एक उनके आक्रमण विफल कर दिए, तो विफल होने के बाद वो डेस्परेशन में उन्होंने एक सिविलियन टारगेट इस्तेमाल किया। यहाँ पे वो उनको लगा कि शायद हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो रही है, तो हम अगर धर्म पूछ के मारेंगे तो कुछ मुसलमान दूसरी तरफ चले आएंगे। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इनडायरेक्टली जो है इस्लामिक चरमपंथी को और आतंकवाद को बढ़ावा ही दे रहे हैं। क्योंकि भारत रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी को, हर धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सोच के उनकी एक साजिश थी, ये नहीं कि हिंदुओं के प्रति सिर्फ नफरत थी। देखिए, जो टेरर मास्टर माइंड है वो आपको एविडेंस नहीं देगा, हम तो उसको देख के उसके दिमाग में हमें देखना पड़ता है कि उसकी सोच क्या है, उसका अगला मूव क्या होगा। तो ये उनका मूव था, उनको लगा कि धर्म पूछ के मारेंगे तो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में डिफरेंस होगा। हमें कश्मीर की मेजॉरिटी, एक्सेप्शन तो सारे जगह होते हैं, कश्मीर के मेजॉरिटी लोगों का और भारत के मुसलमानों पे भी हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में देखिए सबसे कम परसेंटेज के वाइज में सबसे कम रेडिकलिज्म भारत के मुसलमानों में है। और कश्मीर में जो भी रहा, हमारा स्टेट लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, लेकिन हमें वहाँ के मुसलमानों को बिल्कुल कंडेम नहीं करना चाहिए। तो आपने सवाल नहीं पूछा, मैंने उसका फिर भी जवाब दे दिया कि उनका मकसद कुछ और था, लेकिन देश ने कम से कम उसको डिफीट किया। उल्टा हुआ और कश्मीर के भी मुसलमानों ने उठ करके उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि हिंदुओं की हत्या को विश्व बिरादरी महत्व नहीं देती है। ऐसा कुछ है इसमें? देखिए, दुनिया के जो दूसरे जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, मैं तो सोचता हूँ वो कहाँ से इवॉल्व किए, क्या उनकी सोच होगी। अमेरिका को देखें कि अमेरिका क्या देश है। 10% मानवता की हत्या कर दी अमेरिका के लोगों ने। 250 साल तक या 400 साल तक जो है वहाँ पे स्लेव लेबर आते रहे अफ्रीका से। देखें तो लोगों के जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है, वो धीरे धीरे इवॉल्व होती है। आज भी देखें, जब अब्राहम लिंकन ने जब स्लेवरी को एबॉलिश किया तो बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ कि आप हमारी लिबर्टी को जो है अटैक कर रहे हैं, स्लेव ओन करना हमारी लिबर्टी का हिस्सा है, आप बताएं। उस सोच के लोग अभी भी वहाँ के डीप स्टेट में मुझे लगता है कि हैं, जो दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं है। और आपके चैनल से एक और बात मैं हिंदुस्तान के एलीट को, खास करके कॉर्पोरेट सेक्टर को, बड़े पॉलिटिशियन को मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई आपका मित्र नहीं है। आज आपके पास पैसे हैं तो आपको लगता है हिंदुस्तान के बड़े सारे बिलियनर हिंदुस्तान से पैसा बना के वो सोचते हैं कि हम अमेरिकन के दोस्त हैं, हम जापान के दोस्त हैं, चीन के दोस्त हैं। इस बात को याद रखिए कि जिस दिन हिंदुस्तान कमज़ोर होगा उस दिन आपके बिलियन सुरक्षित नहीं रहने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो आपने कहा कि क्यों हिंदू को ध्यान नहीं देते हैं, बहुत रूथलेसनेस है। रेसिज्म एक फैक्ट है, आइडेंटिटी बेस्ड डिवाइड एक फैक्ट है। तो मैं लोगों को दोष नहीं देता कि क्यों है। मैं समझता हूँ कि उनकी ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उनकी अपब्रिंगिंग है, उनकी कंडीशनिंग है, जिसमें मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, जेनोफोबिक पेरोक्युलिज्म। मैं इसको समझने की कोशिश सिर्फ क्लरिकल नॉलेज से नहीं करता हूँ। मैंने कहा कि ह्यूमन न्यूरो एनाटॉमी पढ़ने की मैंने कोशिश की, जानने की कोशिश की, ब्रेन को एनालाइज़ किया, कुछ जगह के स्ट्रक्चर्स को एनालाइज़ किया। तो आप कहते हैं कि नहीं टेररिज्म नहीं होना चाहिए, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। दूसरा नहीं कहता है कि मैं अच्छा हूँ, वो कहते हैं ठीक है, मैं आपको इस तरीके से हैंडल करूँगा। तो भारत की यही खूबसूरती है कि हम ह्यूमनिस्ट हैं, हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, पेरोकियल भी हो गए हैं, लेकिन वो डीप स्टेट वाले बिल्कुल आपको अपना नहीं समझते हैं। और रेसिज्म एक पॉइंट के बाद फैक्ट है, वो हिंदुओं को निश्चित रूप से अपमान की नज़र से भी कुछ देखते हैं, उनके डीप स्टेट के इसमें जाएँ, उनकी हरकत में जाएँ। वो कहते हैं कि हिंदू एक ट्रेडर या ब्रोकर से अधिक बढ़ ही नहीं सकता है। तो हमें इस नोशन को तोड़ना होगा। ये सबसे बड़ा ट्रैप है अमन जी, आपने नहीं पूछा फिर भी मैं बताना चाहूँ। विदेश नीति को लेकर के कई बार मतलब आलोचनाएं भी होती है, कई बार अच्छी भी होती है। आपने कहा विश्व बंधुत्व की, लेकिन दुनिया के जो विकसित देश हैं वो इस पर कम चलते हैं, जैसे वो हड़पने की नीति ज़्यादा रखते हैं। अमेरिका को हम देख लें या फिर चाइना को हम देख लें। हमारी जो है कश्मीर पर भी चाइना का कुछ हिस्से में कब्जा, जो पीओके का हिस्सा था, उसको भी ले लिया। वो ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या? हमें भी अपनी इसको बदलना या बदलते हुए हम दिखाई दे रहे हैं कहीं? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि जब स्टेट क्राफ्ट की बात मैं करता हूँ, मैं तो पूरा जीवन लगा दिया एकदम स्टेट क्राफ्ट प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए कि हम कौन हैं।
और अगर हम ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, दूसरे लोग हैं वो कौन है। देखिए मैं थोड़ा सा ये करूँगा, डाइग्रेस करूँगा कि सन्जू के बारे में कहा जाता है, सुनजू के बारे में, चीन के वो स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अपने आप को जानिए और दुश्मन को जानिए, तब आपको युद्ध के बारे में चिंता नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को जानते हैं और दुश्मन को नहीं जानते हैं तो हर एक युद्ध में आपको बहुत ही नुकसान होगा। दूसरा, अगर आप अपने आप को भी नहीं जानते, दुश्मन को भी नहीं जानते, तो आपकी हार जो है निश्चित रूप से है। लेकिन कौटिल्य कहते थे कि नहीं, अपने आप को जानिए, अपने दुश्मन को भी जानिए, अपने मित्र को भी जानिए, अपने परिप्रेक्ष्य को भी जानिए। तो हम जिस कौटिल्य के का कोट करते हैं, शायद हमारे दिमाग की ताकत खत्म हो गई है उस कौटिल्य को समझने की भी। तो आप देखें कि अमेरिका क्यों सोचता है, कैसे किस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर सकता है, ब्रिटेन कैसे सोचता है, कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसको ध्यान देना है। अमेरिका 5 वॉइसेस में बात करता है, कोई इंडिविजुअल थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ऐसे नहीं कि ये होता है। कौन सा लीडर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कौन सा इक्वेशन चल रही है अमेरिका के भीतर में, चीन के भीतर क्या इक्वेशन चल रही है, पाकिस्तान के भीतर क्या इक्वेशन चल रही है। तो इन तमाम उनके इंटरनल इक्वेशन को भी देखना है, अपने बारे में भी जानना है। और इसीलिए जो खुफिया एजेंसी की आपने बात की, इसीलिए उनका काम है कि उसमें सबसे इनकरप्टिबल, सबसे ईमानदार और सेंट्रल किस्म के लोग जाएँ। कि कौटिल्य के जो वन ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसलेशंस में आर श्यामा शास्त्री के पढ़ रहा था, तो बताते थे कि कैसे जो है स्पाइनाच के बारे में कहते थे कि संत को, महात्माओं का भी इस्तेमाल होता था, सब कुछ था, लेकिन जरा सा भी किसी ने ट्रस्ट के पोजीशन में आके गलती की तो बहुत सख्त सज़ा होती थी। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेट क्राफ्ट की साइंस है भारत में नहीं रही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत डेवलप कर गई, स्टेट ख़त्म हो गया किसी तरीके से, तो वो एक मिसमैच है। और 2 पावर्स जो सबसे अधिक रेलेवेंट हैं आज की तारीख में, रशिया भी है लेकिन थोड़ा कम रेलेवेंट है, वो है चीन और अमेरिका। हम चौथी इकॉनमी बन गए हैं, 5वीं इकॉनमी बन गए हैं, लेकिन हमें स्टेट के साइंस को हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग जिनके दिलचस्पी है, दूसरे लोग मिल के आएँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन एक ऐसी अच्छी कम्युनिटी बने जो ये क्लरिकल मॉडल से, भारत की क्लरिकल सोच से आज़ाद दिला के स्टेट क्राफ्ट की जो रियल विजडम है उस पे ध्यान दे, तो शायद हम दुनिया को अच्छे से समझ पाएंगे। ओझा साहब, अनुभव का लाभ सबको मिलना चाहिए और आपका जो अनुभव है वो काफ़ी लंबा रहा है इस मामले में। विदेश नीति की अगर हम जिक्र कर रहे हैं का, तो 2014 के बाद ये सवाल कि क्या इसमें कुछ बदलाव आए हैं या इंदिरा गांधी के एक वक्त को छोड़ दें जिनका अभी बार बार जिक्र आ रहा था, आक्रामकता में भारत की या जवाब देने के मामले को लेकर के कुछ चेंजेस आपको नज़र आते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, कुछ चीज़ों में तो बदलाव आए हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि भारत के पॉलिटिकल लेवल पे जो बदलाव आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत चीज़ें ख़राब भी हुई हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने कुछ लोगों ने ऐसा किया कि बहुत सारे सिस्टम्स को कब्ज़ा कर लिया है। तो इससे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से आपके शरीर में खून का हर एक जगह पहुंचना ज़रूरी है, उसी तरीके से मैं समझता हूं कि हर एक इंस्टीट्यूशन का मजबूत होना ज़रूरी है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो। मैं आपको दाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुला के बिना किसी रोक टोक के मेरी बात सुनने की कोशिश की। ये हमारी DNA का हिस्सा है। देखिए, भारत एक नहीं है, भारत में भी बहुत किस्म के लोग हैं, लेकिन अगर हम बचे हुए हैं तो इस वजह से कि कुछ लोग अगर भ्रष्ट हुए, कुछ लोग अगर मुगलों के पीछे चले गए, कुछ लोग अंग्रेज़ों के साथ चले गए और अंग्रेजी बन गए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत को जिंदा करके रखे रहें। भले ही किसी ने कहा ना कि हमारा ड्रेस या लिबास या भाषा हम अंग्रेजी बोले, सोच हमारी हिंदुस्तानी है, सोच अपनी है। तो हमें लगता है कि कुछ तो बदलाव आया है, कि हम अग्रेसिव हुए हैं, लेकिन हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने की कोई कोशिश नहीं की है। इस इंस्टीट्यूशन में जो मनसबदारी सोच है, वो मनसबदारी सोच बहुत मजबूत हो गई है और भारत का पतन होता है गुप्त काल के दूसरे इसके बाद और चीन का उत्थान होता है, उसमें एक ही चीज़ है कि भारत मनसबदारी की तरफ चला आता है। हम अपनी सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कर देते हैं, उसमें मेरिटोक्रेसी बिल्कुल हटा देते हैं और छोटे छोटे नवाब जमींदार जो भी कहें वो उससे आता है। और आने के बाद ये मुग़ल आते हैं तब भी वही सिस्टम चलता है, ये अंग्रेज़ आते हैं वही सिस्टम चलता है। और जब हम नीचे की तरफ पतन हो रहा था तब चाइना का उस समय उत्थान हो रहा था और उसमें
होता क्या है कि चाइना आगे बढ़ते इसलिए गया है कि चाइना के पास दुनिया की सबसे प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है। बीच बीच में वो भी कमज़ोर होती रही है, लेकिन बाद में 1970 के दशक के बाद में उन्होंने उस ब्यूरोक्रेसी को मजबूत बनाया। तो देखिए, एक पॉलिटिकल लीडरशिप की कितनी भी बड़ी ग्रैंड विजन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अच्छा विजन क्यों ना हो, जब तक एक मजबूत स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी नहीं बनाते हैं, जब तक एक इनोवेटर्स की जो जिसमें इंटेग्रिटी हो, जो ब्रोकर नहीं हो, जो अपने सरकारी पोस्ट पे आके पैसे नहीं कमाएं, उनकी कम्युनिटी नहीं बनती है। जो जेन्युइनली लोग डिवोटेड हों, जब तक वो कम्युनिटी आप नहीं बनाते हैं, तब तक आपके पास मजबूत विजन नहीं आएगा। और जब तक आपकी सिविल सर्विस में इंटाइटलमेंट होती रहेगी, परफॉर्मेंस का या लीडरशिप का या टेक्निकल विजडम का स्कोप नहीं रहेगा, तब तक आपके सारे विजन कमज़ोर होंगे। तो 2014 के बाद एक चीज़ साफ में आई है कि भारत की रिजॉल्व तो मजबूत हुई है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत हद तक कमज़ोर हुए हैं। और मैं एक और ये कहना चाहूँगा कि जब मैं एनडीसी कर रहा था तो मैंने एक पेपर लिखा था कि इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। आप कुछ भी क्यों ना हो, जिस दिन आप दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर हैं और लेकिन आपने गलती की और आपको सज़ा मिलता है, तब आपके इंस्टीट्यूशन मजबूत हैं। लेकिन हमारा मकसद, खैर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें मैं ड्रिफ्ट नहीं करना चाहूँगा। नटशेल में मैं यही कहूँगा, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ों पर हमने ध्यान नहीं दिया है, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, पहलगाम के बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले भी किए गए, हमने नाकाम किए, कई मिसाइल अटैक भी हुए। क्या सीज़ फायर सही वक्त पर हुआ, ये सवाल पूरे देश में लगातार इसके बाद से ही तेज़ी से उभर करके आया। आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, सरकार ने जब सीज़ फायर किया तो सरकार के पास बहुत कुछ टैक्टिकल अनुभव होगा या जानकारी होगी जो हम लोगों के पास नहीं है। तो इस सीज़ फायर पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बिल्कुल सही समय पे हुआ होगा और मैं इस पे सरकार के इस फैसले पे बिल्कुल सरकार के साथ हूँ। लेकिन मेरा यही कहना है, एक एक्सपर्ट के रूप में, एक प्रैक्टिशनर के रूप में, जो शायद मैं समझता हूँ कि अपने जनरेशन में जिस पागलपने के साथ, जिस जुनून के साथ इस तमाम दुनिया में एक डार्क वर्ल्ड में मैं जाके घूम के देख के आया, तो मैं समझता हूँ कि भारत के अप्रोच में बहुत बड़ी कमी है। पहली बात, हम पाकिस्तान के बराबर नहीं हैं, हमें पाकिस्तान को अपने बराबर नहीं आने देना चाहिए था। हमें इस आतंकवाद को होने से पहले ही पाकिस्तान की विल कैपेसिटी रीढ़ तोड़ कर रख देनी चाहिए थी। और इस बात की में वास्तविकता क्या है, मेरे ख्याल से सरकार के फाइलों पे भी और सरकार के लोगों पे भी इसकी पुख्ता जानकारी कभी मिल ही नहीं सकती है, ऐसी गुप्त बातें हैं। तो हम नहीं तोड़ पाए, आतंकवाद हुआ, हमारी कमजोरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने उनके एक टेररिज्म का जवाब जो है इससे दिया, बहुत ज़रूरी हो गया था उस हालात में, बिल्कुल उस फैसले के साथ भी मैं हूँ और उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात हमारी है वो दो है कि हम इस इरेगुलर वॉर को लड़ने का तरीका शायद सीख नहीं पाए हैं। अमेरिका ने देखें कि खैर उसके धरती पे लड़ाई नहीं हो रही थी, लड़ाई हो रही थी उसकी दूसरी जगह में, लेकिन वो वॉर न तो अफ़गानिस्तान में जीत पाया, न वो इस किस्म का वॉर इराक में जीत पाया, न इस किस्म का वॉर वो कभी वियतनाम में जीत पाया। अमेरिका की इकॉनमी को $10 ट्रिलियन का कहते हैं कि हिट लगा इराक और अफ़गानिस्तान में। हमें पश्चिम से सीखने के बजाय हमारे पास इंटेलिजेंट प्रैक्टिशनर्स की कोई कमी नहीं है। और आखिरी मैं ये कहूँगा कि इस देश के जितने ब्रिलियंट प्रैक्टिशनर रहे जिन्होंने इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ किया है, उसको हमारे देश के सिस्टम ने ही मिलकर ख़त्म कर दिया है। तो हम अपने सिस्टम्स में थोड़ी मजबूती लाएं, वरना एक चाल दुश्मन चलेगा और उसके बदले में आपको 191 चाल चलने पड़ेंगे। तो इससे होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपकी ये स्ट्रैटेजी बहुत कमज़ोर है। ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इजराइल को छोड़ करके कोई भी कंट्री सीधे तौर पर खुल करके हमारे साथ नहीं आया, जबकि अगर उधर पाकिस्तान की देखें तो तुर्की से लगाकर अजरबैजान खुल करके सामने आए। ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, उनकी दोष नहीं है जी। आप कहें कि ये ख़राब है वो ख़राब है, नहीं, आपको मैनेज करना नहीं आता है। आई एम सॉरी अबाउट इट कि आपको जो है, मैंने उसीलिए कहा ना कि आप क्लर्क बना दिए हैं। आपकी सिविल सर्विस क्या है, इन्फॉर्मेशन को रटिए, रट के उसको निकाल दीजिए, निकालने के बाद जो आप वहाँ पहुँच गए। और जब आप रियल लाइफ में आते हैं तो समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग जो है वो नाराज़ हो जाते हैं मेरी इस बात पे, लेकिन उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि रियल लाइफ में जो समस्याएं आती हैं उसका कोई रेडीमेड टेम्पलेट नहीं है, कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। ये तो एक क्लरिकल मॉडल आपने ला दिया है। मैं कहता हूँ कि हमारे एकेडमिक्स में एकेडमिक क्लर्क हैं, इनोवेट करने की कैपेसिटी नहीं है। तो आप देखिए, दुनिया
दुनिया की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को आप कैसे, इसीलिए मैं स्टेट क्राफ्ट कहता हूँ। अगर आप स्टेट क्राफ्ट की बात करते हैं, और जो पहले भी मैंने कहा, शायद मैं समझा नहीं पाया, कि आपको अपने सोसाइटी की साइकोलॉजी को भी मैनेज करना है कि नहीं। सारे लोग नहीं एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप वोटिंग करा के नहीं कह सकते हैं कि वोटिंग करा दिया और इसको ऐसे करना है। नहीं, वोट को तो मैनेज करना है। तो आपके सिस्टम में 500 ऐसी खामियां हैं जिसको एक एवरेज पॉलिटिशियन के लिए जानना संभव नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन की ज़िंदगी बीतती है भाई अपना डील वील करने के बाद चुनाव जीतने में। ब्यूरोक्रेसी में अगर लोग क्लरिकल हो जाएं, खास करके सीनियर लेवल पे जाने के बाद, उनको समझ नहीं है, तो यही हमारी सिचुएशन ख़राब होंगे। और ये चीज़ें, तुर्की हॉस्टाइल हो गया या ये हॉस्टाइल हो गया या पाकिस्तान को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े शर्म की बात है कि जो देश दुनिया में, मैं आप हेमंत जी ध्यान दीजिए, कि जो देश दुनिया में इतने बड़े टैलेंटेड लोगों को पैदा करता है, पूरी सिलिकॉन वैली हिंदुस्तान के टैलेंट से चलती है, पूरे यूरोप का हेल्थ केयर हम कर रहे हैं, क्या वजह है कि अपने देश में हम एक मजबूत स्टेट क्राफ्ट नहीं ला पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बाहर की ताकतों का बहुत अधिक वर्चस्व है हमारे सिस्टम के अंदर, जहां उन्होंने हमारे सिस्टम और हमारी साइकोलॉजी दोनों को रिग कर दिया है। तो मैं कहता हूं कि सब कुछ होगा, अचानक नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हमारी लीडरशिप इस हिम्मत पे आ जाएगी कि नहीं, हमें भारत को मजबूत करना है, अपने एंशिएंट स्टेट क्राफ्ट से इंस्पिरेशन लेना है, लेकिन एक मॉडर्न लुकिंग स्टेट क्राफ्ट क्रिएट करना है, जहां हम अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, हम अपने स्टेट को मजबूत करें, और दुनिया में हम अपनी ताकत को मजबूत करें और दुनिया को बताएं। उनके सही जगह से बताने से नहीं होगा, सही जगह में सही लोगों से सही दोस्ती हासिल करने के बाद जो है उसको शेप करें, उसको मैनेज करें। तो वो सोच जो है हमारी ख़त्म हो गई है 1000 साल गुलाम रहने की वजह से। मैं समझता हूँ कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरल सर्किटरी है वो चेंज हो गई है। मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कोट किया, तो क्या इससे मैं जोड़ करके ये देखूं कि हमने अपने मित्र देशों को नहीं पहचाना, ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया, ये एक हमारी कमी रही कहीं? कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र है ही नहीं, कोई मित्र नहीं होता है, कोई शत्रु नहीं होता है। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा कि देखिए मेरी पहली ट्रेनिंग क्या थी कि महंत बनने की ट्रेनिंग थी, धर्म की रक्षा के लिए छोटे जगह पे कर रहा था। मेरे एक पूर्वज थे जिनका नाम था चक्रपाणी ओझा, तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो स्टेट क्राफ्ट के बड़े विद्वान थे, तो बड़े सीक्रेट रखी जाती थी, और कुछ लोगों को ये इरेलेवेंट है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए, जब आप स्टेट क्राफ्ट की बात करते हैं तो उसमें आपको मान के चलना है कि ना आपका कोई मित्र है, ना कोई आपका शत्रु है, आपको धर्म की रक्षा करनी है। तो मित्र भी जो है वो भी कभी आपका शत्रु बन सकता है, उसके लिए तैयार रहना है। क्यों कौटिल्य कहते थे कि मित्र के ऊपर भी आपको नज़र रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है। और आज की तारीख में न्यूरो एनाटॉमी की बात करते हैं, सिविलाइजेशनल साइकी की बात करते हैं, स्ट्रेटजिक साइकी की बात करते हैं, तो उन चीज़ों को जानना है। आप क्लरिकल तरीके से सोचेंगे तो आप लोगों के बीच में एनिमोसिटी कराएंगे। शत्रु भी है तो देखिए कि हमारे यहाँ जो परंपरा है कि भगवान राम ने रावण की हत्या करने के बावजूद उनसे ज्ञान लेने की कोशिश की। तो भारत का स्टेट क्राफ्ट कभी बहुत मजबूत रहा होगा। उस स्टेट क्राफ्ट का विनाश हुआ जिस वजह से हमारे ऊपर बाहर के लोग आक्रमण करते रहे, और आज जो है हमने अंग्रेजी सिस्टम लाने के बाद हम उसके क्लर्क की बन गए हैं और उसे क्लरिकल अंदाज में करने की कोशिश करते हैं और झगड़ने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा मित्र है, हम पहचान नहीं पाए। नहीं, कौन व्यक्ति कैसे है, कौन देश कैसे है, वो उसको जानिए और उसको कैसे डील किया जाता है। और ये विज्ञान अचानक नहीं आता है, इस विज्ञान को जो है उसकी बेस को धीरे धीरे आपको बिल्ड करना पड़ेगा धीरे धीरे। लेकिन एक पाकिस्तान जैसा देश परमाणु संपन्न हो गया, मतलब इसमें क्या पूरी दुनिया के विकसित राष्ट्रों की गलती है, उनकी कमज़ोरी है, या एक पड़ोसी के नाते हमारी भी कमज़ोरी रही? 100% भारत की कमजोरी है, क्योंकि हमारे सिस्टम इस तरीके से रिग कर दिए गए कि जो लोग पाकिस्तान को, देखिए हम भाषण देने जा रहे हैं, भाषण देने से नहीं होगा। मेरा तो मकसद ये है कि भाई अवेयर कराएं, लेकिन दो कोई जुनूनी व्यक्ति होंगे जो इसको सीखने के बाद कुछ और कर देंगे। पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर पावर बन ही नहीं सकता था, हमारे सिस्टम रिग कर दिए गया। और जो लोग पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की कोशिश कर रहे थे उनको ख़त्म कर दिया गया। देखिए, पावर जो है और स्टेटस वो एक अलग बात है, लेकिन जो फील्ड पे, जो ग्राउंड पे, जो ग्रास रूट पे कहीं पर भी जाके दुनिया में काम कर रहे हैं उनके पास ताकत नहीं होती है। तो आपके स्टेट में ताकत होनी चाहिए कि जो मजबूत लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करें। तो पश्चिम न्यूक्लियर पावर बनता है बिना वेस्ट के, कुछ सारे वेस्ट के लोगों को मैं दोष नहीं देता, लेकिन वेस्ट के कुछ एलिमेंट के कोलैबोरेशन के बगैर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन ही नहीं सकता है था। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया ही इसलिए गया कि भारत को चेकमेट करके रखे रहिए। अब सवाल है कि ये हो गया है,
अब इससे कैसे निपटें? नहीं, बिल्कुल इससे निपटा जा सकता है, लेकिन ये बात मैं आपको नहीं कह सकता। जी। दुनिया में अगर कोई समस्या बनी है तो उसका समाधान भी बना होगा। वो समाधान अचानक नहीं होता है, आपको 20 दफ़े हिट करना पड़ता है, 2 तो हिट हो ही जाएगा। और मेरा इसी बात पे भरोसा है कि एवरेज हिंदुस्तानी का दिमाग किसी भी पाकिस्तानी से मजबूत है, उसका कैरेक्टर भी मजबूत है कि वो जो है अपने धर्म में कमियों को वो ज़रूर ढूंढता रहा और ठीक करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे सोच में भी बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन अगर सही जगह पे सही टैलेंट हम लेके आते हैं तो देखिए भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप कई जगह में इतने ब्रिलियंट लोगों से जब मुलाकात होती है मेरी हिंदुस्तान में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखिए हमारा अगला जनरेशन बहुत अच्छा है। मैं एक और जब कहता हूँ कि ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में मैंने अपने यूथ का बहुत समय दिया, अब मैं देखता हूँ कि वो एरिया कितना इमोशनली इंटीग्रेट हो गया है, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखिए अगर हम सही तरीके से, सही जज्बे से काम करें और ठीक से अपने सम्मान करें अपने सिस्टम्स का या अपने इसका, और उसमें कमी हो तो ज़रूर बताएं, जिस तरीके से करें तो पाकिस्तान जैसे कैंसर का हम इलाज ढूंढ लेंगे। ये एक ऐसा कैंसर है जो भारत को ही नहीं पूरी दुनिया की, आप देखें कि 9/11 का अटैक होता है उसमें पाकिस्तानी हाथ है, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा जाता है। तो हम क्या कहते ये तो बात हैं, अमेरिका और बाकी दूसरे जो विकसित देश हैं उनको समझ में नहीं आती है? और जब उनका मौका होता है हमारे साथ खड़े होने का, तब वे पीछे क्यों हट जाते हैं? मैं विकसित देशों को भी कहना चाहता हूँ कि देखिए आपके देश में जो लोग मिलकर ये कर रहे हैं ना, वो आपके हितैषी नहीं है, लेकिन हमारी मॉरल अथॉरिटी कम है, क्योंकि हमारे अपने ही देश में, मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने हमारे पुलिस में कहें, सिक्योरिटी में कहें, इंटेलिजेंस में कहें, जिन लोगों ने इस्लामिक चरमपंथी को अटैक करने की कोशिश की, उन तमाम लोगों को फ्रेम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आप देखिए एक और मैं बात कहना चाहूँगा, मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पैशन है मुझ में अभी भी, उम्र अधिक हो गई है उसके बावजूद। जी। जब बग्गी होती थी, बग्गी के बाद जब मोटर कार बनती थी, तो देखिए कि बग्गी के ही तर्ज पे मोटर कार बनी, दोनों के बीच में डिफरेंस भी वही आया। तो आपकी मसल मेमोरी जल्दी नहीं ख़त्म होती है। तो जब 1947 से हम आज़ाद हुए, तो हिंदुस्तान में कुछ लोग थे जिनकी आदत क्या थी, पुराने कॉलोनियल पावर की पूजा करना। कॉलोनियल पावर गए, उनकी क्या आदत थी कि हिंदुस्तान को किसी न किसी तरीके से, छद्म तरीके से उसको कंट्रोल करके रखना। तो क्या ये हैबिट अचानक चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी। तो कहीं ना कहीं हमें तलाश करने की ज़रूरत है कि कहाँ हमारे सिस्टम में कमी है। और मैं सोचता हूँ कि करप्शन हो, चोरी हो, अपराध हो, तो उसको हो जाने के बाद हम कितना भी काम करें, डैमेज हो चुका रहता है। तो जब नए स्टेट क्राफ्ट और भारत तंत्र की मैं बात करता हूँ, तो हमें दिमाग लगा के सोचने की ज़रूरत है कि करप्शन को होने से पहले कैसे रोक दें, वॉर को होने से पहले कैसे रोक दें। सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी, वॉर तो होते ही रहना चाहिए कुछ कुछ दिनों पे, लेकिन वॉर को हमें बड़े शॉर्ट स्विफ्ट तरीके से जीतना है। करप्शन थोड़ा होते रहना चाहिए। अगर करप्शन नहीं होगा तो फिर लोग सीखेंगे कैसे? वो भी तो चैलेंज है सीखने के लिए। ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहनी चाहिए, लेकिन वेस्ट के लोगों को भी बताएं कि उनके सिस्टम में क्या कमी है, हमें जानने की ज़रूरत है। और वो एक चैलेंज है, कैसे हम सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत, मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स साइंस है, ये सीक्रेट साइंस है प्रैक्टिशनर का। इसमें मीडिया में कुछ बातें आ सकती हैं, पूरी बातें नहीं आ सकती, पूरी बातें कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि शायद जो हमारे पुराने स्टेट क्राफ्ट की साइंस है वो कभी न कभी तो आएगी, कुछ न कुछ तो उसे लोग लेके आएंगे, नहीं तो दुनिया का विनाश निश्चित है। क्योंकि जितने डिस्ट्रक्टिव सिस्टम आ गए हैं, लोगों में इम्पैथी नहीं हो, जैसे लोगों में एक दूसरे के प्रति यूनिवर्सल ऑल्ट्रुइज्म नहीं हो, तो शायद इतनी डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजिकल पावर्स आ गई हैं कि वो जो है पूरी दुनिया का विनाश कर देंगी। तो मेरा तो यही मानना है हेमंत जी। एक अंतिम सवाल है कि आखिर हमारे सिस्टम के लिए क्या संदेश है, और जो लोग हैं वो कैसे जागरूक रहें आतंकवाद को लेकर के, वो कैसे जो दूसरे देशों की तरफ से, पाकिस्तान से ही जिस तरीके से जासूसी नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन सब की चीज़ों से कैसे अवेयर रहें? जैसे मैंने कहा कि आतंकवाद जो है वन ऑफ द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर है, और आतंकवाद ऑर्गेनाइज क्राइम और सबवर्शन के बगैर नहीं हो सकता है। तो इसका कोई रेडीमेड क्विक सोल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए मैं जब इंडोक्रेसी की बात किया या अपने एनडीसी के थीसिस की भी बात किया, जी, तो मैंने यही कहा कि नहीं, आपको देख के धीरे धीरे तमाम सिस्टम में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ हम कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, दुनिया कभी ठीक हो ही नहीं सकती। तो हमें
दूसरों को दोष देने के बजाय अपने सिस्टम को मजबूत करना है, अपने लोगों में आत्मविश्वास लाने की कोशिश करनी है। मैं कहता हूं कि पुलिस सिर्फ थाने में बैठ के, थाने के लोग कहते हैं कि वहाँ पे भी बोलियां लगती है, ये बहुत दुख की बात है। मेरा कल्पना ये है कि जो बीट कांस्टेबल हो, हर एक घर के परिवार के सदस्य की तरह हो जो पुलिस जाए, स्कूलों में जाए, मोहल्लों में जाए और क्राइम होने से पहले दूसरे लोगों के साथ मिलकर बात करके कैसे क्राइम को रोका जाए। दूसरी बात ये होगी कि कैसे लोगों के दिमाग में उनको एक आत्मविश्वास लाया जाए कि देखिए ये देश आपका है। सारे लोग तो साइकोलॉजिकली इतने मजबूत नहीं होंगे, और मैं मानता हूँ कि पूरे गवर्नेंस के ढांचे में बदलाव की ज़रूरत है। जो आप पुराने ब्रिटिश के तर्ज पे ICS और IAS बना देते हैं कम उम्र के लोगों को जिनको अनुभव नहीं है, पैराट्रूप करके वो आते हैं, नहीं, जेन्युइन लीडर्स जाएँ, वो CEO बने, लेकिन जो उस मोहल्ले का, उस शहर का सबसे बड़ा व्यक्ति हो वो लीडर बने, और उसकी जिम्मेदारी हो कि किसी भी घर में कोई भी भूखा नहीं रहे, किसी के ऊपर भी कोई ये नहीं रहे। तो देखिए कि अगर मान लीजिए आपने एक चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व की, दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों लोग जासूस बनते हैं? क्योंकि वो करप्ट हैं। करप्ट क्यों हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकली कमज़ोर है। साइकोलॉजिकली कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, या ग्रीड फुलफिल नहीं हो पा रही है। उनको लगता है कि ये करने के बाद भी हम बचे रहेंगे। आपके सिस्टम कमज़ोर है। तो ये बातें जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कोई बाहर की ताकतें इस्तेमाल कर रही हैं। वहाँ एक लुम्पन क्रिमिनल किस्म की मिलिट्री है जो इसका इस्तेमाल कर रही है। तो हमारा मकसद उसको ख़त्म करना नहीं होना चाहिए कि उस पर हम सारी एनर्जी लगाएं। हम अपनी ताकत इतनी बढ़ाएं कि जैसे एक अंगूठा दबाया और ऐसे ताकतें धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए। तो हमें पाकिस्तान के आवाम से नफ़रत नहीं करना है, हमें ऐसा निज़ाम लाना है कि पाकिस्तान की जनता जो है उनके खिलाफ चली जाए। ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर भारत तंत्र आता है तो देखिए, लोगों का कैरेक्टर अगर आप बूस्ट कर दिए, उनका सेल्फ इस्टीम बूस्ट कर दिए, तो कोई भी किसी दूसरे देश का जासूस बन ही नहीं सकता है, दूसरे देश की जासूसी कर ही नहीं सकता है। और ये जो जासूसी की आपने छोटी मोटी बातें कहीं जो आती हैं, मैं समझता हूँ कि देश के बड़े बड़े लोग भी जो है पाकिस्तान के ड्रग मनी और ऑर्गेनाइज क्राइम के पैसे पे वो फल फूल रहे हैं। और हमारे राजनीति में भी ऐसे बहुत बड़े लोग हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। आपने देखा कि हिंदू बहुत सारे लोग हैं, और हालात ने उनको ऐसे इसमें कर दिया है कि उनका दिमाग इस तरीके से कंडीशन हो गया है कि वो चीज़ें देख नहीं पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस ढोंग वाले साइकोलॉजी से निकालने की ज़रूरत है। हेमंत जी, मैं नहीं समझता कि पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन मैं बहुत ऑर्गेनाइज भी नहीं रहा, बहुत फोकस भी नहीं रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ बातें आपके उकसाने पे मैंने की हैं जो बहुत दिनों तक पब्लिक डोमेन में रहेंगी। बिल्कुल, और आप तो यही करें कि हमें जो है आत्ममंथन की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो है कि यह बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे कोई बड़े ब्यूरोक्रेट्स अगर इसमें शामिल होते हैं, या बड़े पॉलिटिशियंस अगर उसमें शामिल होते हैं, अपर लाइन अगर उसमें शामिल होती है, तो ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है। और हमें सबसे पहले अपने आप पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि हम इससे कैसे सुधारें, कैसे बचें। और बहुत अच्छी रही आपके साथ बातचीत। बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, अपना महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, बहुत धन्यवाद। और आप दर्शकों को हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा, आप हमें ज़रूर से बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और फिर किसी मोड़ पर ओझा साहब से और मुलाकात करेंगे जब समय आएगा, और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हम इससे कैसे बचे रह सकते हैं। नमस्कार।